हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। मीन्स एन फ्रैंक की डायरी से लिया हुआ यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट है हमारे पास। सो चलिए इस चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर पे मूव करें, सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सो एन फ्रैंक, जिसका पूरा नाम था एनलिज मैरी, और इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 फरवरी में, और मार्च 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक जर्मन बॉर्न जैविश गर्ल थी, मतलब जर्मन में पैदा हुई जैविश गर्ल थी, जिन्होंने ये डायरी तब लिखी थी जब ये अपनी फैमिली और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ में एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। उस समय जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद नीदरलैंड्स में जर्मन ऑक्यूपेशन चल रहा था, मतलब जर्मन लोगों का कब्जा चल रहा था। उनकी फैमिली एम्स्टर्डम तब चली गई थी जब नाजीज लोग पावर में आ चुके थे जर्मनी में, लेकिन उन लोगों को तब पकड़ लिया गया जब नाजी का ऑक्यूपेशन नीदरलैंड्स तक भी फैल गया, नीदरलैंड्स तक भी स्ट्रेच हो गया। और जब जैविश पॉपुलेशन के अगेंस्ट नाजीज का जो टॉर्चर था, परसिक्यूशन था, जब वो बढ़ने लग गया, तो ये फैमिली जुलाई 1942 में छुपने के लिए चले गई अपने फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग के हिडन रूम्स में। यहाँ पे 2 साल तक ये लोग छुपे रहे, लेकिन 2 साल बाद में इन लोगों को जैसे तैसे पकड़ लिया गया और इन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ पे एन फ्रैंक की टाइफस से, मीन्स टाइफाइड से मौत हो जाती है बर्जन बेल्सन में। उसकी सिस्टर की मौत होने के कुछ दिन बाद में, सिस्टर जिसका नाम मार्गोट फ्रैंक था। एन फ्रैंक के जो फादर थे, जिनका नाम ऑटो था, ये उस ग्रुप में बचने वाले सिर्फ एकमात्र इंसान बचे थे। तो वॉर एंड होने के बाद में, वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड होने के बाद में, ये एम्स्टर्डम वापस आते हैं और ये देखते हैं कि एन फ्रैंक की डायरी को बचा लिया गया था। इन्हें ये लगता है कि एन फ्रैंक की डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड है, इसलिए वो क्या करते हैं, इस डायरी को पब्लिश करवाने का एक्शन लेते हैं, इंग्लिश में पब्लिश करवाने का एक्शन लेते हैं, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। एन फ्रैंक की ये जो डायरी थी, ये उसे उसके 13th बर्थडे में मिली थी, और इसमें उसकी लाइफ के हर एक क्रॉनिकल्स के बारे में लिखा हुआ है, जो कि स्टार्ट होती है 12 जून 1942 से, मतलब जब उसका बर्थडे था, तब से लेकर फाइनल एंट्री जब इसमें की गई थी 1 अगस्त 1944 तक। इस डायरी को इसकी ओरिजिनल डच लैंग्वेज से बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली एक बुक में से एक बन गई थी। बहुत सारी फिल्म्स, टेलीविज़न, थिएट्रिकल प्रोडक्शन और यहाँ तक कि बहुत सारे ओपेरा भी इस डायरी के ऊपर बेस्ड है, जो काफ़ी सारे बन चुके हैं। इस डायरी को डिस्क्राइब किया गया एक मैच्योर और इनसाइटफुल माइंड के वर्क के रूप में, और ये जो डायरी है इसमें डेली लाइफ के बारे में बताया गया है उस टाइम पे जब नाजीज का ऑक्यूपेशन चल रहा था, जब नाजीज लोगों का कब्जा चल रहा था अलग अलग जगह पे। इस डायरी के पब्लिश होने के बाद में एन फ्रैंक सबसे ज़्यादा जानी पहचाने वाली और सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली हॉलोकॉस्ट विक्टिम में से एक बन चुकी थी, यानी जैविश विक्टिम में से एक बन चुकी थी। तो ये तो हो गया चैप्टर के बारे में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। सो एन फ्रैंक हमें बताती है कि डायरी लिखना एक वास्तव में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे किसी गर्ल के लिए। इसलिए नहीं कि आज से पहले मैंने कभी कोई डायरी नहीं लिखी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बार जब मैं डायरी लिख दूंगी उसके बाद ना ही तो मैं ना ही और कोई इंटरेस्टेड होगा एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की म्यूजिंग्स को पढ़ने में। म्यूजिंग्स मतलब आइडियाज़ को पढ़ने में। खैर, इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है, बस मुझे तो लिखना पसंद है, और उससे भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं बाहर निकाल सकूं। मतलब मेरे पेट में जितनी भी बातें हैं उन सबको मैं किसी ना किसी तरीके से बाहर निकाल सकूं। देखिए अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है इसमें बहुत ही शानदार लाइन से स्टार्ट किया गया है इसे। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। ऑब्वियसली क्यों होता है, क्योंकि लोगों को तो अगर हम कोई बात बताते हैं तो वो अपने पेट में तो रख नहीं पाते हैं, उस बात को वो कहीं ना कहीं जाके उगल देते हैं, शेयर कर देते हैं। लेकिन पेपर अपनी बात कभी भी किसी को नहीं बताता है, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रेड, जब तक उसे पढ़ा जाता है तब तक, तो कभी नहीं बताता है। तो पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। मैंने इस आइडिया के बारे में, इस सेइंग के बारे में या इस कहावत के बारे में उन दिनों में सोचा था जब मैं घर पे बैठी बैठी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही थी, और घर पे बैठी बैठी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। अपनी चिन अपने हाथ में लेकर जब मैं बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, परेशान हो रही थी, और ये सोच रही थी कि यार घर के अंदर रहूँ या फिर मैं बाहर जाऊँ। लास्ट में मैंने डिसाइड किया वहीं पे रहने का जहाँ पे मैं थी, और मैं सोचती रही, हाँ पेपर में वास्तव में मोर पेशेंस होता है, मतलब ज़्यादा सब्र होता है पेपर में, ज़्यादा पेशेंस होता है।
क्योंकि मैं किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने दूंगी। अपनी डायरी को यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है, अपनी वो डायरी जो स्टिफ बैक्ड नोटबुक है, मतलब जिसका पीछे वाला जो कवर है वो एकदम स्टिफ है, यानी एकदम कड़क है। तो मैं किसी को भी अपनी स्टिफ बैक नोटबुक नहीं पढ़ने दूंगी, जैसे कि मैं डायरी बोलती हूँ, जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, और इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। चलो अब मैं वापस आ जाती हूँ उस पॉइंट पे जिस पॉइंट ने मुझे एक्चुअली प्रॉम्प्ट किया डायरी लिखने के लिए। सबसे पहली बात कि मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। मतलब डायरी लिखने के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थी? क्योंकि यार मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा और क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि यार दुनिया में कोई भी नहीं मान सकता कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल इस पूरे वर्ल्ड में अकेली है। ऑब्वियसली कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। और हाँ, मैं भी अकेली नहीं हूँ, मैं भी अलोन नहीं हूँ। मेरे पास प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है, और लगभग 30 पीपल ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। मेरे पास एक फैमिली है, लविंग आंट्स हैं, एक अच्छा घर है। नहीं, अगर ऊपरी तौर पर बात की जाए तो मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक ट्रू फ्रेंड के अलावा। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में होती हूँ तब मैं सिर्फ एक अच्छे टाइम के बारे में सोचती हूँ कि मैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी। और वैसे भी मैं डेली लाइफ की जो ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं उनके अलावा और किसी चीज़ के बारे में मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ, मतलब बात ही नहीं कर सकती हूँ। इसलिए हम लोग, ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग, मतलब हमारे फ्रेंड्स लोग, हम लोग ज़्यादा क्लोजर नहीं हो पाते हैं, और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, ये मेरी फॉल्ट है, मुझे पता है कि हम लोग एक दूसरे में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब हम जो फ्रेंड्स लोग होते हैं एक दूसरे में भरोसा हम लोग नहीं करते हैं। खैर, कुछ भी हो जाए, चीज़ें हमेशा ऐसी होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये कभी चेंज भी नहीं होने वाली। मतलब लोग कभी एक दूसरे पे भरोसा करना स्टार्ट भी नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे भी अपने फ्रेंड्स पे भरोसा नहीं है यार। क्या पता मैं उन्हें कोई बात बताऊं और वो जाके किसी और के सामने उस बात को बता दें। मेरी इमेजिनेशन में ये काफ़ी लंबे समय से इंतजार करते हुए जो फ्रेंड की इमेज है उसे इन्हांस करने के लिए, मतलब अपनी डायरी की इमेज को इन्हांस करने के लिए, मैं इसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखूंगी जैसा बहुत सारे लोग करते हैं कि उनके पास डायरी आ जाती है तो वो उसमें कुछ फैक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी फ्रेंड बने, ये डायरी मेरी दोस्त बने, और इसलिए इस डायरी का मैं नाम रख देती हूँ किटी। मतलब इस डायरी को आज से मैं प्यार से बोलूँगी ये मेरी फ्रेंड है, और आज से प्यार से मैं इसे बोलूँगी किटी। मैंने इसे नाम दे दिया किटी। अगर मैं एकदम सीधे तौर पर बात करूँ तो कोई भी इस डायरी, मतलब किटी में लिखी हुई मेरी स्टोरीज का एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा अगर मैं एकदम डायरेक्टली बात करना स्टार्ट करूँ तो। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच बता देती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बताना मैं स्टार्ट करती हूँ। हालांकि ऐसा करना मुझे पसंद तो नहीं है, फिर भी मैं बता ही देती हूँ। मेरे फादर, जो कि इस पूरी दुनिया में आज तक जो मैंने देखे हैं सबसे ज़्यादा अडोरेबल फादर है, सबसे ज़्यादा प्यारे फादर है। उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के और मेरी मदर 25 की नहीं हो गई। मेरी सिस्टर मार्गॉट, वो पैदा हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, मतलब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में, और मैं पैदा हुई थी 12 जून 1929 में। मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई, मतलब 4 साल तक तो मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। उसके बाद में मेरे जो फादर हैं वो 1933 में हॉलैंड में एमिग्रेट हो गए, हॉलैंड में चले गए। मेरी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ में ही चली गई हॉलैंड में सितंबर में। जबकि मैं और मार्गॉट, हम दोनों को आचन में भेज दिया गया था अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गॉट जो मेरी एल्डर सिस्टर थी वो भी हॉलैंड चली गई थी दिसंबर में, और उसके बाद फरवरी में मैं चली गई। उसके बाद में जब मुझे अचानक उसके बर्थडे पे, यानी मार्गॉट के बर्थडे पे, एक प्रेजेंट के रूप में टेबल पे रख दिया गया, मतलब एक गिफ्ट के रूप में कि भाई तुम्हारे बर्थडे पे ये गिफ्ट है। मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। मैं वहाँ पे तब तक रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई, और तब मैंने वहाँ से फर्स्ट फॉर्म से अपनी स्टडी स्टार्ट की। 6th फॉर्म में मेरी जो टीचर थी उनका नाम था मिसेस कोपरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। और ईयर एंड में जब हम लोग फेयरवेल कर रहे थे, फेयरवेल मतलब जब हम लोग विदा ले रहे थे, एक दूसरे से विदा हो रहे थे, अलग हो रहे थे, तो हम दोनों लोग आंसुओं में थे, मतलब हम दोनों रो रहे थे, इतना ज़्यादा हमें लगाव हो चुका था। 1941 की समर में ग्रैंड माँ बीमार पड़ गई और उनको एक ऑपरेशन भी करवाना था, इसलिए मेरा बर्थडे बिना किसी सेलिब्रेशन के पास हो गया। 1942 में ग्रैंड माँ की डेथ हो गई, जनवरी 1942 में ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। कोई भी नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में कितना ज़्यादा सोचती थी और अभी भी उन्हें प्यार करती थी। इस साल 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेशन होना था, इसको इरादा हम लोगों ने तो ये किया था कि दूसरे जो बर्थडे थे उनकी कमी को पूरा करने के लिए मनाया जाएगा, लेकिन ग्रैंड माँ की जो कैंडल है उसे दूसरों के साथ जलाया गया। मतलब इस साल भी हम लोगों ने ज़्यादा सेलिब्रेट
नहीं किया। हम चारों लोग अभी एकदम सही सलामत हैं। और इससे मैं प्रेजेंट डेट पे आती हूँ जो कि 20 जून 1942 है, जब मैं अपनी इस डायरी को डेडिकेट करी हूँ। सॉलम मतलब होता है गंभीरता से, सीरियसली मैं इस डायरी को डेडिकेट करी हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसने डायरी लिखना स्टार्ट किया, सैटरडे 20 जून 1942। ये लिखती है, डियरेस्ट किटी, आज हमारी जो पूरी क्लास है वो कांप रही थी। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब बहुत ज़्यादा कांप रही थी, डर के कारण कांप रही थी। और उसका रीज़न क्या था? ऑफ कोर्स रीज़न था अभी टीचर्स की जो अपकमिंग मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये डिसाइड किया जाने वाला है कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा और किसको यहीं पे रोक लिया जाएगा। मतलब कौन तो नेक्स्ट क्लास में मूव करेगा और किसको इसी क्लास में रोक लिया जाएगा। लगभग आधी जो क्लास थी वो बेट्स लगा रही थी, मतलब शर्त लगा रही थी। जेएन और मैं हमारे पीछे बैठे हुए दो लड़कों की बेवकूफ़ी के ऊपर हंस रहे थे, जिनका नाम था सीएन और जैक्वेस, जिन्होंने अपनी लगभग पूरी की पूरी हॉलीडे सेविंग्स को ही बेट पे लगा दिया था। मतलब पूरी हॉलीडे की जो उन्होंने सेविंग्स की थी उसे ही उन्होंने शर्ट पे लगा दिया था। उस पर हम लोग हंस रहे थे। सुबह से रात तक बस यही चलता रहा कि हाँ तुम पास होने वाले हो, नहीं नहीं मैं पास नहीं होने वाला, नहीं तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं पास नहीं होने वाला। यहाँ तक कि जे की रिक्वेस्ट करती हुई नजरें और मेरा गुस्से से देखना भी उन लोगों को चुप नहीं करवा पाया। भाई अगर आप मुझसे पूछते हो तो हमारी क्लास में इतने सारे डमीज़ हैं, इतने सारे बेवकूफ़ लोग हैं कि लगभग एक क्वार्टर क्लास को तो वहीं पे रोक लेना चाहिए। मतलब 25% बच्चों को तो वहीं पे रोक लेना चाहिए। लेकिन टीचर्स, आप जानते ही हो कि इस पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। मतलब टीचर्स ऐसे क्रिएचर होते हैं जिनके बारे में कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि अब वो अपना क्या डिसीजन दे दें। खैर, मुझे अपने बारे में और अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में चिंता नहीं थी। हम लोग तो कर लेंगे, मैं जानती थी। लेकिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, और वो थी मैथ्स। खैर एनीवे, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय वेट करने के। तब तक हम लोग बस एक दूसरे को ये बता रहे थे कि भाई हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत रखो, पास हो जाओगे जैसे तैसे। भाई सारे टीचर से तो मेरी बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मतलब सारे टीचर से तो मेरी बहुत अच्छी बनती थी। करीब 9 टीचर्स थे, जिसमें 7 मैन थे और 2 वीमेन थी। मिस्टर कीजिंग, जो कि बूढ़े और पुराने ख्यालात के टीचर थे, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। मतलब काफ़ी लंबे टाइम से ये मुझसे परेशान चल रहे थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बात किया करती थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी वार्निंग्स भी दी, लेकिन उसके बाद भी जब मैं नहीं सुधरी तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया। एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था कि मुझे एक ऐसे लिख के लेकर आना था चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी, बकबक करने वाली। एक चैटर बॉक्स, यार इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? खैर, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी, बाद में वरी करूंगी। मैंने डिसाइड किया, मैंने टाइटल लिखा, होमवर्क का टाइटल मैंने लिखा अपनी नोटबुक में और उसे अपने बैग में मैंने ठूस दिया। और मैं ट्राई करने लगी कि अब मैं चुप रहूंगी, चुप रहने की मैं कोशिश करने लगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। उस इवनिंग जब मैंने अपना पूरा होमवर्क अपना फिनिश कर लिया, तो ऐसे के बारे में जो नोट लिखा हुआ था उस पर मेरी नज़र पड़ी। फिर मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया उस सब्जेक्ट के बारे में। अभी मैं अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबा रही थी और उससे चबाते चबाते मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया। खैर, अगर आप किसी को भी ये होमवर्क दे दोगे तो कोई भी इसके बारे में लिखता चला जाएगा, एकदम एमलेसली लिखता चला जाएगा, बड़े बड़े स्पेस बीच में डालता चला जाएगा वर्ड्स के बीच में, ताकि काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा वो दिखाई दे। लेकिन मेरी ट्रिक ये थी कि भाई मुझे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। मतलब मुझे ऐसी बातें लिखनी है जिससे मैं ये प्रूव कर सकूँ नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी बात करने की ज़रूरत क्या है। मैंने सोचा, काफ़ी सोचा, और अचानक फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया। मैंने 3 पेजेस लिख दिए मिस्टर कीजिंग के लिए। मैंने 3 पेजेस लिख दिए जो टास्क उन्होंने मुझे असाइन किया था, और अब मैं एकदम सेटिस्फाइड थी। इन 3 पेजेस में मैंने ये आर्ग्यू किया था, इस बात पे बहस किया था कि बात करना मतलब टॉकिंग, मतलब बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, मतलब स्टूडेंट का जन्मजात आदत है। मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ इसे अंडर कंट्रोल करने के लिए, मतलब मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी क्योर नहीं कर सकती। इस हैबिट से कभी भी मैं बाहर निकल सकती, क्योंकि मेरी मदर भी उतनी ही बात करती है जितना मैं करती हूँ, अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो उतनी ही बात करती है। और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, मतलब जो जन्मजात गुण होते हैं, जो वांशिक गुण होते हैं, हेरिडिटरी जो ट्रेट्स होते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मिस्टर कीजिंग ने जब मेरे ये आर्ग्यूमेंट्स पढ़े इस ऐसे पे, तो वो बहुत तेज हंसने लग गए। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ी मानने वाली थी। जब नेक्स्ट लेसन के दौरान भी जब मैं वापस से बात करना स्टार्ट करने लगी, तो उन्होंने मुझे एक सेकंड ऐसे लिखने के लिए बोल दिया। और इस बार ये जो ऐसे लिखना था, ये किस पे लिखना था? एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसी बातूनी लड़की जिसे ठीक ही नहीं किया जा सकता।
जिसके खून में ही बातें बातें हो। खैर मैंने इसे भी लिख लिया और अब मिस्टर केजिंग के बारे में कुछ भी कंप्लेन करने के लिए नहीं था, कम से कम 2 लेसन तक तो, क्योंकि उन्होंने जो टास्क मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर लिया था। हालांकि जो 3rd लेसन था उसमें फाइनली इनफ हो चुका था, मतलब उसमें तो वो पक ही गए थे। तो वो मुझे बोलते हैं, एन फ्रैंक, पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि तुम क्लास में इतनी ज़्यादा बातें करती हो, इतनी ज़्यादा टॉकिंग करती हो, कि इसके पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें एक ऐसे लिखना है और उस ऐसे का नाम है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स बोलती है क्वैक क्वैक क्वैक, इसके ऊपर तुम्हें एक ऐसे लिखना है। अब ये सुनते ही पूरी की पूरी क्लास दहाड़े मार मार के हंसने लग गई। अब क्लास के साथ में मुझे भी हंसना पड़ा, हालांकि मैं अब एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मतलब अब मेरे माइंड में जितने भी आइडियाज़ थे चैटरबॉक्स के बारे में वो सारे ख़त्म हो चुके थे। इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी इनजेन्युइनिटी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी चैटरबॉक्स के ऊपर। अब ये टाइम आ चुका था कि मुझे कुछ नई बात लेकर आनी थी, कुछ ओरिजिनल लेकर आना था। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था सैमी, जो पोइट्री में अच्छा था, मतलब कविता लिखने में जो अच्छा था। उसने मुझे अपनी हेल्प का ऑफ़र दिया, मतलब उसने मेरी हेल्प करना ऑफ़र किया इस ऐसे को लिखने के लिए, बिगिनिंग से लेकर एंड तक, शुरुआत से लेकर एंड तक। और वो लिखेगा कैसे? वर्ड्स में लिखेगा, मतलब वो कविता के रूप में लिखेगा, पोम के रूप में लिखेगा। और ये सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। भाई मिस्टर कीजिंग तो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, इस रिडिकुलस सब्जेक्ट पे ऐसे लिखने के लिए दे दिया उन्होंने, लेकिन अब मैं एकदम श्योर थी कि अब मैं उनका मजाक उड़ा दूंगी, इसे मैं पोएम के रूप में लिखूंगी। खैर मैंने जैसे तैसे अपनी पोम फिनिश की। ये बहुत ही शानदार पोम थी। इस पोम में मैंने लिखा था एक मदर डक के बारे में और फादर स्वैन के बारे में, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, मतलब जिनके 3 बेबी डक थे और उन्हें इतना ज़्यादा पीटा गया, इतना ज़्यादा पीटा गया कि पिटने के कारण वो मर ही गए। फादर ने उन्हें इतना ज़्यादा पीटा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक किया करते थे। सो लकीली मिस्टर कीजिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। उन्होंने पूरी क्लास के सामने ये पोम पढ़ के सुनाई और उसमें अपने खुद के कमेंट्स भी उन्होंने ऐड किए और दूसरी क्लासेस में भी मेरी इस पोम को पढ़ के उन्होंने सुनाया। उसके बाद मुझे बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था। इन सब के ऑपोजिट, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है ऑपोजिट, इन सब के ऑपोजिट मिस्टर कीजिंग आजकल हमेशा जोक किया करते हैं, आजकल हमेशा मजाक किया करते हैं। योर्स एनी, ये उसकी डायरी में लिखा हुआ था, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, मतलब एन फ्रैंक की जो डायरी थी उसका ये एक एक्सट्रैक्ट है जो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से लिया गया है। थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा ये यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसमें अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।